अस्सलाम वालेकुम बेटा। देखें, ऐसा है कि हमने जो लास्ट टाइम क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात की थी, तो उसमें बेसिकली जो मैंने आपको लेक्चर सेंड किए थे, उन लेक्चर्स के एतबार से अगर हम देखें तो बेसिक फोकस हमारे पास 2-3 चीज़ों पर था, जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी थी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, उसके बारे में खासी हद तक वहाँ पे था। आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए होनी चाहिए, वो दे दी गई थी। फिर उसके बाद दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर था, वो था कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। यानी कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर बहुत सी मजीद सब टेक्निक्स भी आती हैं। बहरहाल काफ़ी हमने डीपली उस पर नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास जो है ना बेसिक नॉलेज है वो लेना है, और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर हमने इसको फोकस करना है। तो दो टेक्निक्स वहाँ पर ज़्यादा बताई गई थी। एक टेक्निक आपके पास थी पेपर क्रोमेटोग्राफी, एंड सेकेंड वन वाज द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और बाकी थोड़ा सा जो प्रिंसिपल था कि पार्टीशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, और रिटार्डेशन फैक्टर क्या है, वो भी सब कुछ वहाँ पर डिस्क्राइब हो गया। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर क्रोमेटोग्राफी में कॉमन होती हैं। तो जो आज मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्रोमेटोग्राफी है जो कि वहाँ डिस्क्राइब नहीं हुई, दैट इज जीएलसी, या फिर आप बोलें जीसी। जीसी मीन्स गैस क्रोमेटोग्राफी, और ज्यादातर हम करते हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसलिए जीएलसी भी बोलते हैं। तो आज उस चीज को हम इसमें ऐड कर देंगे। बाकी पुरानी वाली बातें भी सारी की सारी आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, और जो ये बता रहा हूँ इसमें भी बहुत डीप नहीं जाना, लेकिन बेसिक जो सेंस है वो यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि क्रोमेटोग्राफी, जो गैस क्रोमेटोग्राफी है वो क्या है, और उसके चंद एक खदोखाल, और फिर हम उसकी जो वर्किंग है उसको देख लेते हैं। तो चलते हैं अपनी बुक की तरफ। इस बुक का जो ये बुक सबको बेटा सेंड कर दी गई है, लेकिन अगर बुक आपके पास नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी ऐड करके दे दी गई है, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो जी इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है, वो बेटा ये देखें, चैप्टर नंबर 20 है, और इसमें लिखा हुआ है गैस क्रोमेटोग्राफी। जो 20 से पहले था, यानी 19 चैप्टर, उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। मुख्तलिफ उसके अंदर से हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं और फार्मूलाज कुछ ऐड कर सकते हैं, अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हैं अपना पेपर क्रोमेटोग्राफी का और या फिर कॉलम का। ठीक है, इसमें पेपर ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, पेपर के साथ से ज़्यादा इस्तेमाल का मतलब ये है कि जो बेसिक टेक्निक्स है, जो छोटी क्लासेस में हम ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, इवन की ज़्यादा यानी चीप है, सस्ती है, जल्दी हो जाती है, वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, इसलिए वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन जब आपको बहुत अच्छी और कॉम्प्लेक्स सैंपल्स की सेपरेशन करनी होती है, तो फिर हम गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। और दूसरा हमारे पास जो रीएजेंट है, एनालाइट है या सैंपल है, वो भी डिटरमिन करता है कि उसके साथ किस तरह की क्रोमेटोग्राफी की जा सकती है। बहरहाल मैं थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे मजीद एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखें बेटा, नेक्स्ट में वो लिखता है, आपने भी चंद एक बातें यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। हाँ जी, देखें इसमें कुछ यूं लिखा है कि गैस क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एंड अनएम्बिगुइटस एनालिटिकल टेक्निक, या बल्कि अनएम्बिगुअस कहते हैं जिसके अंदर ज्यादा परेशानी ना हो, या ऐसे ही अनएम्बिगुअस लफ्ज नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने इसको ऐसे प्रोनाउंस कर दिया। इसका मतलब सिर्फ जो अनएम्बिग्यूटी है, इसका मतलब है जिसके अंदर अभाम ना हो। और यह भी लिखा हुआ है उबिक्यूटस एनालिटिकल टेक्निक इन द लैबोरेटरी। ये एक ऐसी टेक्निक है जो काफी मतलब इस्तेमाल हो सकती है उन लैब के अंदर जहां पर ये सिस्टम्स मौजूद हों। असल में बात ये है कि जो हमारा इंटरमीडिएट लेवल है या फाइनल लेवल है, इसमें हर जगह पर ये वाला जो अपरेटस है गैस क्रोमेटोग्राफी का, ये मौजूद नहीं होता। बट ये कि जहाँ पर ये मौजूद होता है वहां पर बार बार इस्तेमाल होता है और मुफीद है। बहरहाल ये थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस के एतबार से चंद एक लाइंस हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं। मैं कुछ एक लाइन मजीद रीड कर देता हूँ। ये इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं, या आप कह लें एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन होगा, वो आप अलहदा से शुरू करते हुए लिख सकते हैं। आगे लिखा है, इट इज वाइडली यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब आपको एक बात समझ में यहाँ पर कुछ और आ गई है, वो क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब आप सेपरेट करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा
कि जो सॉल्यूट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सॉल्यूट किस नेचर का है, उस सॉल्यूट की नेचर के एतबार से आप डिसाइड करते हैं कि आप कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक यूज करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर आपने सेपरेट करना है, जैसे हमने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में या सॉरी अपना पार्टीशन पढ़ी थी, वो क्रोमेटोग्राफी में भी हो सकती है और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी हो सकती है। तो वहां भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना सीखा था और यहाँ पे भी इसी तरह से सीख रहे हैं। द सेपरेशन ऑफ द बेंजीन, अब यहाँ पे थोड़ी सी एग्जाम्पल के तौर पे भी बात आ गई, वो ये द सेपरेशन ऑफ बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन, जिनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, इज एक्सट्रीमली सिंपल बाय गैस क्रोमेटोग्राफी। तो ये देखा आपने कि वो चीजें जो इतनी अहम मतलब हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि जो ये बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन है, इनके बारे में 80 और 80.80 या 8 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है। अगर गौर किया जाए 80.1 और 80.8 कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो जब आप कोई ऐसी टेक्निक लगाओ जैसे कि कोई एक्सट्रैक्टिंग टेक्निक हो जिसमें बॉयल करने के बाद आप किसी सैंपल को अलग करना चाहो, ठीक है, जैसे डिस्टिलेशन की बात कर लेते हैं, तो इतना डिफरेंस हमारे लिए परेशानी का बाइस बन जाता है, यानी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर। तो उसमें होता ही है कि आप एक चीज को सेपरेट कर रहे होते हैं तो दूसरी चीज भी सेपरेट होने लग जाती है, ये मसला होता है। तो आम टेक्निक्स में इन बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन को अलग करना मुश्किल है, बट इस क्रोमेटोग्राफी में वो कहते हैं बहुत ही सादा है या आसान है। आगे लिखता है बट इट इज विर्चुअली इम्पॉसिबल बाय कन्वेंशनल डिस्टिलेशन। जैसे मैंने अभी आपको बात समझाई है, यही बात नेक्स्ट लाइन में लिख दी गई है, मैं आपको वहां से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। बट इट इज विर्चुअली इम्पॉसिबल बाय कन्वेंशनल, यानी जो आम सादा तरीके से इस्तेमाल होने वाली डिस्टिलेशन है, इन विच वी सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स, so it is very difficult for that means, but gas chromatography has made this technique very simple. आगे लिखता है ऑल दो मार्टिन एंड सिंज, ये मार्टिन एंड सिंज ने इसको बेटा नाम दिया या कह लीजिए इन्वेंट किया लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इन 1941। ठीक है, ये लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसमें लिक्विड लिक्विड्स का मतलब ये होता है कि एक सॉल्यूट भी लिक्विड है, आपके पास सॉल्वेंट भी लिक्विड है वगैरह। ठीक है, इसी तरह फिर उसके बाद मजीद नाम आ रहा है जैसे कि जेम्स एंड मार्टिन के बारे में। ठीक है, और फिर मजीद आगे की तरह भी थोड़ा बता पढ़ सकते हैं अगर किताब से पढ़ना चाहें तो। बहरहाल ये थोड़ा इंट्रोडक्शन के तौर पे काफी था जो हमने पढ़ लिया कि भाई अच्छी टेक्निक है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है और बड़े मुश्किल या कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स को भी सादा तरीके से अलग कर सकती है जिसको आमतौर पर अलग करना मुश्किल था। ये बस सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और अगली बात पे वो क्या कहता है। अगली बात में वो कुछ ऐसे कहता है, मैं नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए रीड करूंगा। तो लिखता है वेरी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स, जैसे कि हमने अभी भी कहा है कि ये क्रोमेटोग्राफी बड़ी सादा तरीके से, आसान तरीके से कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स को भी अलग कर सकती है, यही बात यहाँ पे लिखी है। वेरी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक। द रिसेंट टेक्निक of the two-dimensional GC, also called GCGC, has further improved these capabilities। यानी इसमें मजीद इजाफा भी हो रहा है इस वाले नॉलेज के अंदर कि आप गैस क्रोमेटोग्राफी कैसे कर सकते हैं, और उसमें जिद्दत भी आ रही है। बहरहाल हमें सारा कुछ नहीं पढ़ना, पर नाम की हद तक पढ़ लें। डबल दफा यानी 2 डायमेंशनल लिखा है तो 2 डायमेंशनल को हम GCGC 2 दफा लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है जी, आगे लिखता है व्हेन कपल्ड विद द, जब हम इसको साथ में करते हैं विद मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एज डिटेक्शन सिस्टम। बेटा इसके अंदर आगे जाके हम समझेंगे कि एक डिटेक्शन सिस्टम होता है, तो सम टाइम हम कंपोनेंट्स को अलहदा तो कर लेते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं लगता जो कंपोनेंट हमने अलहदा किए हैं वो हैं कौन से। तो उसके लिए हमें जाहिर सी बात है एक सेपरेटिंग टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। और वो सेपरेटिंग टेक्निक क्या होगी, मतलब वो सेपरेटिंग टेक्निक तो यही होगी, लेकिन सेपरेशन के बाद वो टेक्निक कौन सी होगी जो ये जानेगी कि, एक मिनट बेटा, तो इसमें ऐसा है कि वो टेक्निक्स कौन सी होंगी जिन टेक्निक्स के जरिए से आप ये बता पाएंगे कि जो सेपरेशन हो चुकी है वो कंपोनेंट्स कौन से हैं। ठीक है, वो बेंजीन है, वो साइक्लोहेक्सेन पहले आई है, ये पहले से मुराद है कि दैट्स व्हाई सेपरेशन के अंदर एक चीज पहले निकलेगी दूसरी चीज बाद में आएगी, जैसे कि हमने लास्ट कॉलम क्रोमेटोग्राफी में और पेपर क्रोमेटोग्राफी में सीखा था। तो यहाँ पर भी यही बात है, तो कौन सी चीज पहले आई है कौन सी बाद में आई है, ये चीज यहाँ पर
अहम है। बेटा 1 मिनट जरा आप थोड़ा सा क्या कहते हैं वक्फा करेंगे 1 मिनट का, मैं भी आता हूँ उसके अंदर। हाँ जी, तो अब तक आपने सिर्फ ये सीखा है कि हमारे पास गैस क्रोमैटोग्राफी जदीद भी होती चली जा रही है और काफ़ी हद तक उसमें फ़ायदे भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? और उसमें कई नाम जैसे आपने जीसीडीसी टू डायमेंशनल सीखा। फिर वो लिखता ये भी है कि इसके अंदर हम देखें एक टेक्नीक है स्पेक्ट्रोमेट्री, इसको अलग से करते हैं, जो ये बात जानती यानी ये बात जानने के लिए काम आती है कि भई जो आपके पास कंपोनेंट है वो क्या है, ठीक है? थोड़ा-सा आगे जाकर इसके बारे में मज़ीद समझ में आ जाएगी जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये टेक्निक अलग है, लेकिन इस टेक्निक को गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ में मिलाकर बात कर सकते हैं, मतलब जीसीएमएस कहलाता है वो, यानी गैस क्रोमेटोग्राफी और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। यानी दो टेक्निक्स मिलकर भी समझ में आ जाती हैं। इस तरह से हमें मजीद फायदा होता है कि जो कंपोनेंट्स हम अलग कर लेते हैं उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन भी की जा सकती है कि वो किस तरह के हैं। फिर इसके बाद मजीद आगे चलते हैं तो लिखा है कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ से बेटा, बस ये लिखा मैंने, हम जहाँ छोड़ा था वहां से पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ virtually ऑल ऑफ द इल्यूएटेड कंपाउंड, वो कंपाउंड जिनको आपने इल्यूएट, देखो बेटा इल्यूएटेड का मतलब यहाँ वैसे मैंने आपको नोट्स भेजे थे, उसके अंदर ये इल्यूएंट क्या होता है, इल्यूएट क्या होता है, ठीक है ना, इल्यूएशन से क्या मुराद है, इस तरह की चीजें वहां पे लिखी हुई थी, आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो वो आपको आ जाएगा। तो इल्यूएट का मतलब है जैसे फिल्ट्रेशन के बाद आपको चीज हासिल होती है उसे कहते हैं फिल्ट्रेट। इस तरह इल्यूएशन के बाद या क्रोमेटोग्राफी के बाद आपको जो चीज हासिल हो रही है उसे कहते हैं इल्यूएट। तो इल्यूएटेड का मतलब है जो आपने साफ करके या सेपरेट कर कर अलग निकाल ली है। तो कहता है इल्यूटेड कंपाउंड इज पॉसिबल एट वेरी हाई सेंसिटिविटी क्रिएटिंग अ वेरी पावरफुल एनालिटिकल टूल, यानी गैस क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली आपको निकाले गए सब्सटेंस के बारे में बहुत अच्छी और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे सकती है, या आपको ये कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट अलग करने बहुत मुश्किल थे उनको भी सेंसिटिवली अलग किया जा सकता है। पर कई चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ हमें क्या कहता है, वो ये कहता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ द जीसी। अब ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज के तौर पर कोई चीज बन सकती है तो ये भी बन सकती है। बाकी आप लोगों ने डिफरेंट किस्म की पहले भी जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उसमें भी लिखा था, कई किस्म की क्रोमेटोग्राफी है। तो वो देखें क्रोमेटोग्राफी की कुछ टाइप्स हैं, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बिना पर आप फैसला करते हैं। समटाइम आप क्या कहते हैं मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज की बुनियाद पे फैसला करते हैं कि कौन सी क्रोमेटोग्राफी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोगों ने उनके सेपरेटिंग टेक्निक्स जिस प्रिंसिपल पर चल रही है उस प्रिंसिपल की बिना पर भी आपने नाम सीखे, जैसे पार्टीशन और एड्सॉर्प्शन, ठीक है। पेपर यूज कर रहे हो तो पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस यूज कर रहे हो तो गैस क्रोमेटोग्राफी, कॉलम यूज कर रहे हो तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो डिफरेंट बेसिस पर क्रोमेटोग्राफी की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो यहाँ पर भी आपको कुछ टाइप्स मिल रही हैं जो कि एक्चुअली गैस क्रोमेटोग्राफी की सब टाइप्स हैं। तो लिखता ये है देर आर टू टाइप्स ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसका नाम है गैस सॉलिड, जिसको एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बोल सकते हैं। एड्सॉर्प्शन क्लास पहले भी आ चुका है, तो ये आपके पास इसका नाम है, जो कि गैस सॉलिड है इसलिए जीसी नाम रखा है। एंड गैस लिक्विड, इसको हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप में ले भी सकते हैं और गैस क्रोमेटोग्राफी की टाइप में भी ले सकते हैं। अगर आपके पास जो सॉल ये समझ लीजिए स्टेशनरी फेज होता है, अगर वो लिक्विड होता है, अगर स्टेशनरी फेज आपके पास लिक्विड होता है, मैं दोबारा जरा यहाँ डिस्क्राइब करता हूं, तो इस तरह की क्रोमेटोग्राफी को आप बोलते हो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और अगर आप स्टेशनरी फेज सॉलिड यूज करते हो तो ये गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है। और गैस क्या है, वो मोबाइल फेज है, यानी इस टेक्निक में आपको जब भी मोबाइल फेज मिलेगा वो मिलेगा क्या, गैस, इसलिए ये गैस क्रोमेटोग्राफी है। बेटा मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज के बारे में सब कुछ मैं बता चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने लाजमी तौर पे लेक्चर देखे होंगे, देखें वो बेसिक भी थे और उसमें एडवांस लेवल भी शामिल था। और जो चीज उसमें कम थी वो मैं आज बता रहा हूँ ताकि वो सारा जो पोर्शन है वो हमारा क्लियर हो जाए। अगर आप लोग बेटा नहीं पढ़ रहे हैं, उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो फिर आप बाद में परेशान होंगे, जाहिर सी बात है। और कुछ ऐसे अल्फाज भी होंगे आज शायद आपको समझ नहीं आएंगे क्योंकि आपने पहले लेक्चर नहीं लिए। अगर वो लेक्चर ले लिए हैं, समझ लिया है, उसको लिख लिया है, कुछ लोगों ने मुझे असाइनमेंट भेजी है, ठीक है बेटा, सब ने नहीं भेजी पर बहरहाल, लेकिन ये कि पहले से कुछ मामला ठीक है, दो पहले तो एक दो बच्चे भेजे थे, इस बार 3 असाइनमेंट्स मेरे पास आ गई हैं। तो बात यहाँ ये है कि वो लाजमी पढ़ें, पढ़ने के बाद आगे पढ़ेंगे तो समझना आसान होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा देखिए नेक्स्ट में क्या लिखता है। नेक्स्ट में लिखता ही है कि
द मोर इम्पोर्टेंट ऑफ द टू इज गैस क्रोमेटोग्राफी, बल्कि लिखा है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जैसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। तो बेटा ये आपके पास ज्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए आप अक्सर औकात यानी गैस जीसी गैस क्रोमेटोग्राफी की बजाय जीएलसी पढ़ेंगे। तो जीएलसी मतलब गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो ज्यादातर इस्तेमाल होती है, और यहाँ पर भी इसको हाईलाइट किया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। लिखता है यूज इन द फॉर्म ऑफ द कैपिलरी कॉलम, ये खास कॉलम में इस्तेमाल होता है। कैपिलरी कॉलम कहाँ पे है ये हमें आगे जाके समझ में आ जाएगा। इन दिस चैप्टर, पहला चैप्टर में आप कुछ ना कुछ बात सीखेंगे, और मैं कुछ यहाँ पर मजीद हाईलाइट कर रहा हूँ। दैट इज दिस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट। फॉर एग्जाम्पल गैस क्रोमेटोग्राफी विद मैस स्पेक्ट्रोमीटर, यानी मैस स्पेक्ट्रोमीटर भी अगर साथ जोड़ दिया जाए जीसी के तो बन जाता है जीसीएमएस। ठीक है जी, ये चंद एक अहम बातें थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर कि नेक्स्ट पेज पे हमें क्या मिल रहा है। ये डी परफॉर्मिंग जीसी सेपरेशन, मैं फिलहाल आपको उसको हाईलाइट कर कर थोड़ा सारा बेटा रीड तो मैं अब नहीं करूंगा, क्योंकि ये काफी तक चीजें हैं वही जो मैं समझाने वाला हूं। मैं डायरेक्टली आपको इसके बारे में बता रहा हूं। कुछ जो इसमें क्वांटिटीज होती हैं बेटा, सम टाइम वैल्यूज की शक्ल में होती हैं, सम टाइम कोई क्या कहते हैं, जो आप सॉल्वेंट या सॉल्यूट यूज कर रहे होते हैं उसकी कंसंट्रेशन के एतबार से होती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट हो जाने की वजह से कुछ क्वांटिटीज दी होती हैं, इसको तो रीड कर लिया करें, वो ऐड क्या करें, जिससे आपका जो क्वेश्चन का मैथ्स है बढ़ जाता है। एक्चुअली इसमें समझाने वाली बात कुछ नहीं होती, बस वो एक इंफॉर्मेशन होती है कि एक चीज का डायमीटर है तो वो इतना है, एक चीज की जो प्रेशर है तो प्रेशर इतना है, तो ये आपको याद करना होता है। ठीक है, बहरहाल जो बेसिक सेंस है और जो इसका सेंट्रल आइडिया है अब मैं वो आपको देने जा रहा हूं, और वो आपने अपने जहन में रखना है। देखें किस तरीके से हम बात करेंगे इसके अंदर। देखें सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कैरियर गैस रेजरवायर। रेजरवायर से मुराद ये होता है कि आपके पास एक स्पेशल गैस है जो आपने यहाँ पर भरी है। ये गैस असल में हमारा मोबाइल फेज होता है, तो मोबाइल फेज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एक गैस सिलेंडर की शक्ल में। चूंकि मोबाइल फेज एक गैस है, तो गैस को जाहिर सी बात है आप किसी ओपन बर्तन में तो नहीं रखेंगे, या समझ लीजिए कि एक ओपन प्लेस या एक सादा से बीकर में नहीं रख सकते, या आप एक पेटी डिश में नहीं डाल सकते। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो पेपर क्रोमेटोग्राफी की थी, तो उसमें हमने सॉल्वेंट को ऐसे डायरेक्टली डाल दिया था मोबाइल फेस को एक खुले बर्तन में। तो बात यहाँ पर यह है कि यहाँ गैस है, इसको एनक्लोज करना है एक सिलेंडर के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास एक रेगुलेटर भी होता है। इस रेगुलेटर के एतबार से यहाँ पर एक रेगुलेटर भी होगा, इस रेगुलेटर से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब है कि आपने कितनी स्पीड से गैस को आगे भेजना है, यानी इस पाइप के अंदर जो आपको नजर आ रहा है, इस पाइप में आप पे आगे भेजना है। मैं फिलहाल ऐसे एरो दिखा देता हूं। अब बात यह है कि नेक्स्ट पे चलते हैं, तो आपको कुछ नजर आ रहा है, जैसे कुछ हिस्से हैं, ये हिस्से मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये देखें जी, इसमें लिखा हुआ है रेफरेंस साइड, ठीक है, एक लिखा हुआ है सैंपल साइड या सैंपलिंग साइड, और इस जगह पे लिखा हुआ है फ्लो मीटर और वेंट जो बाहर। ये असल में जो आपके पास एक गैस है वो यहां से मूव करती हुई जाएगी। जो आपके पास ये एक हिस्सा है, जैसे कि मैंने आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बताया था कि वहां पर हम सिलिका का इस्तेमाल कर सकते हैं एक बड़ी सी ब्यूरेट के अंदर भी। ठीक है, बहरहाल उसके कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जो स्पेसिफिक लैब्स में होते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक यहाँ पर भी कॉलम है, लेकिन ये चूंकि गैस को लेके जाएगा इसलिए यहाँ पर जो कॉइल शक्ल में दिखाया गया है। कॉइल बनाने का मकसद ये होता है कि इस तरह से फासला बड़ा बड़ा हो जाता है, ट्रैवलिंग बढ़ जाती है। जब ट्रैवलिंग बढ़ जाती है तो सेपरेशन भी को भी ज्यादा टाइम मिलता है, इस तरह से फाइन सेपरेशन की जा सकती है। तो बहरहाल ये आपके पास क्या हो गया जी, एक कॉलम हो गया, और ये कॉलम एक बारीक नाली की शक्ल में है। तो बारीक नाली को बेटा कैपिलरी भी कहते हैं, ऊपर भी कैपिलरी आई थी, एक वर्ड लिखा था कैपिलरी, तो मैंने कहा था आगे समझ में आ रहेगा। तो ये अब ये कैपिलरी यानी एक बारीक नाली से बना हुआ कॉलम है। ठीक है, अब
आगे लिखता है जो आपके पास डॉटेड लाइन दी गई है, डॉटेड लाइन से मुराद ये है कि जो थोड़ा सा ये एक हिस्सा तरह से दिया हुआ है, ये आपके पास एक थर्मोस्टेटेड हीटर है। इसका मतलब है कि आप यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे 100, 200, 300, 400, यानी जो डिपेंड करता है ऑलमोस्ट 300 के अराउंड अबाउट ये टेम्परेचर आपको रखना पड़ता है। सम टाइम बढ़ाना पड़ता है, घटाना भी पड़ सकता है। तो ये थर्मोस्टेट का मतलब ये है कि आपकी मर्जी से टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा। फिर हम यहाँ पर एक और चीज पढ़ने लगे हैं और वो है आपके पास और हिस्सा, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन पार्ट। ये इंजेक्शन पार्ट आपको यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है जी। इंजेक्शन पार्ट का मतलब ये है, जो आपको यहाँ पे खास थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं, ये इस जगह पर है या डब्बा बना हुआ है बकाया तौर पर। ये वो हिस्सा है जहां से आपने अपना जो सैंपल है या जो मिक्सचर है जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल है, वो आपने यहाँ से एंटर करना है। मैं थोड़ी सी यहाँ पर आपको एक रेफरेंस के जरिए से कुछ और बात समझा देता हूँ। वो ये है कि यहाँ से तो क्या आ रही है भाई, यहाँ से तो गैस आ रही है, ठीक है। ये गैस इधर से होती हुई, इधर से होती हुई, नीचे होती हुई, ठीक है, जाएगी। अब क्या मामला है? अब मामला ये है कि जब गैस यहाँ पर पहुंचेगी, ठीक है ना, मतलब इस जगह पर, अब क्या होगा? अब कुछ होना यह है कि यहां से आपको हीट देनी पड़ेगी एक हीटर की मदद से। अब आपका जो सैंपल है वो दो तरह से हो सकता है। इंजेक्शन यानी सैंपल आपके पास दो तरह से हो सकता है। एक वो सैंपल हो सकता है जो पहले से ही लिक्विड हो, तो हीट यानी या जब हम हीटिंग सिस्टम में पहुंचेंगे और वो सैंपल यहां से एंटर करेगा तो वो गर्म हो जाएगा और वो भी गैस बन जाएगा। या फिर हो सकता है कि आपके पास जो सैंपल है वो लिक्विड की बजाय ऑलरेडी क्या हो बेटा, गैस हो। अब आपको एक बात समझ में आ गई, वो क्या? वो ये कि आपने यहाँ पर जो चीज टेस्ट करनी है वो गैस ही होनी चाहिए। अगर उसकी पहली फॉर्म लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर वो ऑलरेडी गैस है तो फिर गैस ही रहेगी, जाहिर सी बात है। और पीछे से आने वाले जो ये आपके पास गैस है यानी आपका मोबाइल फेज, उसके साथ मिक्स होकर यहाँ पर यानी इस जो हिस्सा है इसके ऊपर ट्रेवल करेगी। तो ये आपने अपने दिमाग में बात रख ली है, ठीक है जी। फिर हम चलते हैं आगे की जानिब। आगे हमारे पास यहां से होती हुई यानी इस जगह से होती हुई जब डिटेक्टर के पास पहुंचेगी कोई भी शय, तो डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लेगा। और डिटेक्टर जो है वो जुड़ा हुआ है एक कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर समझ लीजिए जुड़ा हुआ है एक प्रिंटर के साथ। वो आपको एक प्रिंट करके या एक रीड आउट की शक्ल में कुछ देगा, चाहे वो स्क्रीन में पढ़ लें आप, चाहे प्रिंट कर लें। अब ये तो था एक सिंपल सा मैकेनिज्म कि आपके पास एक गैस का सिलेंडर है जिसमें मोबाइल फेज है, और जो आपके पास एक कॉइल है या कह लीजिए कॉलम है या कैपिलरी है, इसके अंदर से ना सिर्फ मोबाइल फेज हरकत करेगा बल्कि हमारा जो एनालाइट है या हमारा जो सैंपल है वो भी मूव करेगा, और मूव करता हुआ आगे जाएगा। ये आखिरकार बाहर भी निकल जाते हैं, फ्लो मीटर और वेंट यानी जो चीजें बाहर निकालने वाली हो बाहर भी निकल जाती है, लेकिन इससे पहले डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है। ये एक सिंपल सा एक तरह का इसका एक सर्कुलेशन हो गया। अब हम सीखते हैं कि अंदर हो क्या रहा है, आखिर क्या चीज है जो इंपॉर्टेंट है बेटा। वो कुछ इस तरीके से है कि मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी करता हूं, समझाता हूं आपको। देखें, अगर हम इस हिस्से को, मतलब किस हिस्से को, आप ये समझ लीजिए कि कॉइल को थोड़ा बड़ा करते हैं, बड़ा करके समझते हैं कि यानी हाईलाइट करते हैं कि आखिर इसमें क्या है, तो ये एक अहम बात है। तो देखो बेटा, हाईलाइट करते हैं तो हमें कुछ नजर आता है। मैं इस पाइप को कुछ ऐसे करके दिखा देता हूं। ये जो पाइप हमने देखा है ना, ये पाइप इस तरह से हमने दिखा दिया। अब आपने करना ये है कुछ समझने के लिए कि आप सोचेंगे कि इसके अंदर कुछ मौजूद है। पहले वो क्या है?
वो दो चीजें हो सकती हैं, वो हो सकता है सॉलिड और वो हो सकता है लिक्विड। मैंने थोड़ा सा इसको जरा ऐसे हाईलाइट कर दिया है, आपको शायद नजर आ रहा होगा। तो बेटा ये हो सकता है सॉलिड, थोड़ा सा जरा मैं इसको अच्छे कलर में ले लेता हूं, नजर आ रहा है, हाँ जी। ये आपके पास सॉलिड या फिर लिक्विड। भाई ये क्या है, सॉलिड और लिक्विड जो इस कॉलम के अंदर पड़ा हुआ है या इसके इससे बना है एक्चुअली। तो बेटा ये आपके पास है ये स्टेशनरी फेज। तो आपने ये चीज भी समझ लेनी है कि ये आपके पास एक स्टेशनरी फेज दो तरह के हो सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड। लेकिन एक बात याद रहे कि चूंकि इस सिस्टम के अंदर खासी हीट होगी, तो हमें क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि आपके पास जो सॉलिड या लिक्विड इस्तेमाल करें वो इस काबिल हों कि वो इस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकें। अब क्या होगा, अब होगा ये कि अंदर क्या मूव कर रहे हैं। मिसाल अब कुछ यूं ले लें, जो आपने सैंपल ऐड किया है, मैं उसमें आपके लिए खातिर कुछ ना कुछ इसमें ऐड कर देता हूं। जैसे देखें, आप समझ लें कि हमारे जो ये सैंपल था जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स चीजें थी, इसमें कुछ ब्लैक कलर की चीजें हैं और इसके अंदर कुछ रेड कलर के कोई प्रोटीन्स हो सकते हैं बेटा, अमीनो एसिड्स वगैरह हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास मुख्तलिफ चीजें थी। ये सब की सब कहाँ हैं, अब ये सब की सब अंदर हैं इसके। कोई रेड कलर में दिखाई हैं, कोई मैंने आपको ब्लू कलर में दिखाई हैं, कोई मैंने आपको ब्लैक कलर में दिखा दी हैं। ठीक है, और रेड कलर के अंदर भी कुछ थी। तो ये देखें, अब होता यह है कि जाहिर सी बात है कुछ सैंपल ऐसे होंगे जो कि फास्ट मूविंग होंगे। इसकी वजह या तो उनका मॉलिक्यूलर साइज छोटा होगा या वो लो बॉइलिंग कंपोनेंट्स होंगे, और कुछ सैंपल्स ऐसे होंगे जो कि भारी होंगे या फिर उनका दोनों बराबर हैं अगर, तो उनका किसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो लो बॉइलिंग पॉइंट होंगे, रखने वाले होंगे। लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि वो सुस्त हरकत कर रहे हैं, और हाई बॉइलिंग पॉइंट रखने वालों का मतलब है कि वो तेज हरकत कर रहे हैं। अब यहां पर हमने क्या बात समझाई कि जो तेज हरकत करने वाला होगा, जाहिर सी बात है वो पहले या आगे निकल जाएगा। जैसे रेड कलर वाला आगे निकल जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऐसे बता देता हूं, जैसे ये वाला सैंपल रेड कलर वाला ये आगे निकल जाएगा और ब्लैक कलर वाला पीछे रह जाएगा, और सबसे पीछे सबसे आखिर में आने वाला होगा। ये सब इसी तरीके से यहां से गुजरेंगे। भाई कहां से गुजरना है, इन सब ने यहां से होते हुए ऊपर की जानिब जाना है। जब वो यहां पर जाएंगे, आगे बेशक चले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेसिकली ये वाला हिस्सा है यानी डिटेक्टर, वो डिटेक्ट कर लेगा कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया, और उसके मुताबिक एक रिकॉर्डिंग बन जाएगी। और वो रिकॉर्डिंग हमें बताती जाएगी कि पहले कौन सैंपल आया, कौन फिर बाद में कौन सा आया, फिर कौन सा आया। अब कौन पहले आया और उसका क्या नाम है, तो यहाँ पे मैं उसके लिए इसी जगह पर कुछ और भी ऐड कर देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये हिस्सा यहां पर कुछ बना रहा हूं। भाई ये क्या है, ये क्या है जी, ये आपके पास समझ लीजिए मैं लगा दिया मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा कि भाई फला चीज आ रही है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देगा कि वो एक्चुअली में केमिकली क्या है, ठीक है, और वो कौन सा कंपोनेंट है, और फिर आपको कंप्यूटर पे जाके बताएगा। इस तरह हमारे पास दो चीजें हो गई, एक हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर हो गया। यानी यहां मैं अगर दिखाऊं आपको, तो ये मैंने क्या लिखा है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर लगा दिया साथ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बन गया GCMS, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया। तो ये एक जदीद फॉर्म है जिसमें हम और अच्छे तरीके से भी सही बातें, कुछ बातें मजीद ऐड कर सकते हैं। तो अब देखें, ये सारा मैंने प्रोसीजर आपको सिखा दिया है। इसमें ऐसा है कि आपके पास बुक में भी काफी कुछ लिखा है, मजीद भी ऐड हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट इतना जरूर लिखें कि जो इसकी बेसिक्स को शो कर दे। ठीक है, इसमें मोबाइल फेस क्या है, इसके अंदर स्टेशनरी फेस क्या है, इसके अंदर किस बुनियाद पर सेपरेशन हो रही है, आपके पास कौन सा चीज पहले, यानी लो बॉइलिंग कंपोनेंट्स आपके पास पहले और हाई बॉइलिंग कंपोनेंट्स आपके पास बाद में मूव करेंगे, और जिसको डिटेक्टर डिटेक्ट कर कर रिकॉर्डर तक पहुंचा सकता है। और इस तरह से आपके पास कुछ पीक्स बन सकती हैं। ठीक है, ये पीक्स के बारे में अगर हम बहस करें थोड़ी सी, तो वो कुछ ऐसे है कि देखो, ये आपके पास एक ग्राफ आ गया जैसे बनाया है, एक कंपोनेंट पहले आ गया, वो कंपोनेंट ये रहा, फिर
थोड़ी देर के बाद क्या होगा, दूसरा कंपोनेंट आएगा, ये तो पीक आगे निकल जाएगी और एक छोटी दूसरी पीक यहाँ पर आ जाएगी, छोटी या बड़ी, ये डिपेंड करता है कि क्या कंसंट्रेशन है, रिटेंशन टाइम क्या है, कितनी देर के बाद आ रही है। इस तरह आपको कई पीक्स देखने को मिलेंगी और इन पीक को आप पढ़कर समझ सकते हैं। इन पीक्स में बाकायदा बेटा जैसे ना रिटार्डेशन फैक्टर, इसी तरह एक रिटेंशन फैक्टर होता है। रिटेंशन मतलब होता है कितनी देर सिस्टम में रहा, तो जो गैस सबसे आखिर में आएगी उसका रिटेंशन टाइम सबसे ज्यादा है। रिटेंशन टाइम हमारे पास लिटरेचर में मौजूद होते हैं कि भाई ये फला चीज का रिटेंशन टाइम इतना होता है, फला ऑर्गेनिक कंपाउंड का इतना होता है, तो उस रिटेंशन टाइम से जो हमारा रिटेंशन टाइम आया मैच कर लेते हैं, तो इस तरह हमें काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि फला कंपोनेंट है ये। ठीक है, अगर हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल नहीं भी करते, लेकिन अगर मैस स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल कर रहे होते तो हमें ये वही पता चलता है कि कौन सा कंपोनेंट आया है और उसका नाम क्या है और उसकी पीक हमें वहां नजर आती है रिकॉर्डर पर, पीक कैसी है। तो इसका मतलब है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री थोड़ा सा हमारा काम आसान कर देती है और काफी हद तक उसको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से देती है। तो अगर मैस स्पेक्ट्रोमीटर नहीं भी लगा था दरमियान में, फिर भी हमारे पास पीक्स आ जाती हैं, जिससे हमें पता लगता है कि क्या किसी का रिटेंशन टाइम है। उस रिटेंशन टाइम की बिना पर, यानी हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपको ये पीक्स मिल रही हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपके पास पहली पीक मिसाल तो रही सबसे आखिर में आ रही है, ये दूसरी पीक, ये आपके पास तीसरी पीक, लेकिन ये पहले नंबर पर आई है सबसे पहले, क्योंकि सिलसिला आगे की तरफ चल रहा है। तो ये आपके पास एक टाइम लगा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास एक खास टाइम है। उस टाइम के एतबार से भाई ये चीज पहले आई है, ये बाद में, ये जो सबसे आखिर में इसका अटेंशन टाइम सबसे ज्यादा है। ऊपर पीक डिफरेंट भी हो सकती है, यानी ये डिपेंड करता है कि आप कैसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और आपका कंप्यूटर कैसे बिहेव कर रहा है। तो बहरहाल ये रिटेंशन टाइम से आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट आपको मिला है। तो ये था बेटा आज का थोड़ा सा टॉपिक। ये वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके पास जो मसाइल हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। तो बहरहाल का बच्चों ने इतना पूछा भी नहीं है, मुझे खास समझ में आ गई होगी। तो जो जो आपके पास क्रोमेटोग्राफी है, उसमें 3 किस्म की क्रोमेटोग्राफी पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया है। एक पेपर है, एक कॉलम है, और तीसरा आपके पास गैस क्रोमेटोग्राफी। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज कि भाई इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इनकी टाइप्स क्या है, इनके अंदर किस किस तरह का मतलब आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन है और उसका किस किस तरह का यूज है, और किन का क्या फायदा है, किन किन सैंपल्स को आप सेपरेट कर सकते हैं, कहां पर किसको कर सकते हैं। इन सारे सवाल के जवाब अगर मिलाकर आप लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, और उस क्वेश्चन की बिना पर आप क्या कर सकते हैं बेटा, अपना फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा रीडिंग कर रहे हैं, किताब को हाईलाइट कर रहे हैं किताब से, या मान लीजिए कि जितना देखें बेटा बुक के साथ रहेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। तो ये आपने अपने दिमाग में रख कर बात चलनी है, ठीक है। तो ये जहन में रखें। बाकी देखें, असाइनमेंट्स आपके देने का मकसद ये होता है कि भाई मुझे पता लगता है कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आपको भी इससे फायदा होगा जरूर जब आप बार बार देखेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। समझ नहीं आएगी, बुक उठाएं, मुझसे पूछ लें, पर बुक उठाएं पहले, उसको रीड करने की कोशिश करें। नेट आपके पास है, उसके जरिए से भी आप काफी हद तक फायदा उठा सकते हैं। तो जितना आप अपने अंदर बेटा ये आदत डाल लेंगे बुक रीडिंग की और बुक समझने की, उतना ही आपको अच्छा आएगा। वरना आप परेशान रहेंगे, आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, दरमियान में आ गया है। देखिए हमारे पास जो काम होता है वो होता है गाइडेंस का। आपको गाइडेंस देनी होती है कि भाई ये भी कोई चीज है समझने वाली, पढ़ने वाली, इसमें ये एक अहम बात है। तो आगे जो है ना वो काम आपको ही करना होता है। तो ये आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था कि बेटा खुद भी कोशिश करें, जितना अच्छा रीडिंग करेंगे, जितना अच्छा मतलब आप नॉलेज ज्यादा ज्यादा गेन करेंगे, उतना आपको फायदा होगा। मैंने फिलहाल ये एक जो बेसिक सेंस थी गैस क्रोमेटोग्राफी की वो आज क्लियर कर दिया आपके लिए। और आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो बेशक आप मुझसे कर लें। अभी ना समझ आता है तो व्हाट्सएप पे कर लें, ठीक है। आपका ग्रुप है, जाहिर सी बात है। आप अगर आप पे करते हैं तो उसका मतलब है कि आपको एक एक्स्ट्रा सहूलत है। अगर आप वो सहूलत इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर आपको क्या फायदा दादा, ठीक है जी। को लाजमी तौर पर बेटा करें। तो कोई सवाल है तो बेशक कर लें।